शेड्यूल ऑफ रेट। दोस्तों, जैसे कि आपने एक एनालिसिस ऑफ रेट में किसी एक पर्टिकुलर आइटम का रेट एनालिसिस कर लिया, इसी तरह किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी चाहे सिविल इंजीनियरिंग का कोई आइटम हो, कोई वर्क हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, सारे कामों में इसी तरह कुछ ना कुछ आइटम यूज होते हैं। तो सारे आइटम्स के रेट जिस बुकलेट में, जिस अनुसूची में अंकित होते हैं, उस बुकलेट को शेड्यूल ऑफ रेट्स कहते हैं। और ये बुकलेट भी पीडब्ल्यूडी ने तैयार की हुई है और मोस्टली जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे पीडब्ल्यूडी के शेड्यूल ऑफ रेट पर काम करते हैं, उन्हीं के स्केलेटन पर, स्केलेटन का मतलब नॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन पर, और उन्हीं के एनालिसिस ऑफ रेट के फार्मूले को फॉलो करते हैं। फिर भी कहीं कहीं परिस्थितियों के अनुसार, आपकी साइट की लोकेशन के अनुसार रेट्स के एनालिसिस करने का तरीका आपका उनसे डिफर भी हो सकता है। उस समय आपको अपने रेट्स उस पर्टिकुलर आइटम के अलग से भी एनालाइज करने पड़ेंगे, जो हमने तरीका बताया उस तरीके से। अब एक उदाहरण से बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने ऑफिस से बाहर निकले और किसी चौराहे पर कोई आपको मूर्ति लगाने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई कल तक मूर्ति लग जानी चाहिए, पर्टिकुलर कोई ऑकेजन है, उस पर इसको मूर्ति का अनावरण करना है, तो इस मूर्ति लगाने का कोई शेड्यूल में तो ना तो आइटम है, ना कहीं रेट दिए हुए, ना स्केलेटन में दिए हुए हैं। तो फिर आपको, अगर आपका एनालिसिस ऑफ रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप उस मूर्ति का पूरे आइटम का या पर्टिकुलर उसके इंग्रेडिएंट्स का रेट क्या फाइनल कर पाएंगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रैक्टिकली फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। राइटअप तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन राइटअप को भी आप तभी समझ पाएंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मेरा यहाँ जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का मकसद है। मतलब दो तरह से सूचनाएं होती है, उपलब्ध है मार्केट में, सब जगह इंटरनेट पे, आजकल इंटरनेट का जमाना है। एक तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ चीजें ऐसी जहां आपको इंफॉर्मेशन ढूंढने नहीं मिलती है, अच्छी इंफॉर्मेशन, और कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं तब जब आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसलिए मेरा जोर आप पर यह है समझने के लिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, बाकी चीजें तो सब हो जाएंगी। अपने अनुभव को डेवलप करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के पैरेलल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और अनुभव को डेवलप करिए। सिविल इंजीनियरिंग से आसान और इससे ज्यादा मजा देने वाला कोई दूसरा नहीं है। हमारे इलेक्ट्रिकल के साथी इससे नाराज ना हो, करंट तो वही लगाएंगे, लेकिन इंजीनियर वाले सिविल वालों को झटका दे देंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे लोग। इसलिए इलेक्ट्रिकल वालों को भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे रोड्स के बात हो, चाहे ब्रिजेस के बात हो, चाहे बिल्डिंग के बात हो, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, रोज सीखने की क्रिया को जारी रखिए। जैसे हमारे पूर्व वक्ता पाटिल जी ने कहा था, कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब शेड्यूल ऑफ रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समय का अभाव है। अब इसको हम परिभाषा के रूप में आपको बता देते हैं कि डेफिनेशन के रूप में अगर बात करेंगे तो इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। दोस्तों, शेड्यूल ऑफ रेट मींस एनी शेड्यूल व्हिच इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सेक्शन और आइटम ऑफ सर्विसेज टू बी कैरिड आउट shows the respective rate of payment for performance of that service and which may also include lump sum। lump sum कोई आइटम ऐसा कि हमें एनालाइज नहीं करना है कि lump sum में ये काम कर लो, किसी तालाब को खाली करना है, कोई लेबर मिलेगा, lump sum ये इसका हमने एनालाइज कर लिया, इतने किलोमीटर पानी है, एक आदमी इतना निकाल सकता है और उसको करके एक शेड्यूल में नहीं मिलेगा। तो ये lump sum भी हो सकता है और अदर सम्स में भी हो सकता है, क्वांटिटीज एंड प्राइस के रूप में भी हो सकता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसमें लिखा हुआ है कि डेफिनेशन है दरों की अनुसूची। शेड्यूल ऑफ रेट्स का मतलब दरों की अनुसूची का अर्थ है कोई भी अनुसूची जो सेवाओं के किसी खंड या मद के संबंध में उस सेवा के प्रदर्शन के लिए भुगतान की संबंधित दर को दर्शाती है और जिसमें एक मुश्त राशि भी शामिल हो सकती है और अन्य रकम और कीमतें भी शामिल हो सकती है, पार्टनर की लम सम भी या एनालाइज करके भी। ऐसी सूची को शेड्यूल ऑफ रेट्स कहते हैं और मोस्टली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो पीडब्ल्यूडी की बनाई हुई शेड्यूल ऑफ रेट्स पे ही काम करते हैं। ये शेड्यूल ऑफ रेट्स एक साल के लिए निर्धारित होते हैं। हर साल इनको पीडब्ल्यूडी भी अपने जो प्राइस एस्केलेशंस होते हैं उसके हिसाब से अपडेट करते रहते हैं और फिर हम लोग भी अपने विभागों में अपडेट कर लेते हैं। जो जिस विभाग में काम करता है उसमें अपने एस्टिमेट बनाते रहते हैं। मुख्य रूप से
इसका जो उपयोग है वो एस्टिमेट बनाने में, कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड के लिए रेट फाइनल करने में और ऐसे आइटम्स जो हमारे शेड्यूल में नहीं होंगे एनालिसिस के लिए इंग्रेडिएंट्स के रेट भी इसमें रहते हैं। जब जो शेड्यूल ऑफ रेट में आइटम नहीं है और आपको साइट पे एग्जीक्यूट कराना है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर जो मटेरियल लगने वाला उसके रेट आपको अनुसूची में मिल जाएंगे, शेड्यूल ऑफ रेट में मिल जाएंगे। आप एनालिसिस करके अपने आइटम का रेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने 2 बातें पूरी कर दी। क्या क्या कितने लोग सोते में भी याद रख पा रहे हैं बताइए? क्या क्या आपने कर दिए? क्या क्या बताया हमने? ये तो जगने वाले बता रहे, सोने वाले बताए, सारे जगने वाले थे। तो हमने एनालिसिस ऑफ रेट पूरा कर दिया और चलिए अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। जैसा कि अभी बताया था कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसमें परफेक्ट, तो मैं भी नहीं हूं, कोई भी नहीं है परफेक्ट, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने आप निर्भर होकर इस क्रिया में निर्णय ले पाते हैं, किसी न किसी पूछ के काम चलाते ही हैं। अभी भी मेरे रिटायरमेंट के बाद भी हमारे विभाग के, आपके आवास विकास विभाग के और नगर पालिकाओं के कई अधिकारी में फोन करके डिस्कस करते रहते हैं और उनकी फंसी हुई फाइलें अपने निकालने के लिए परामर्श लेते रहते हैं। परामर्श का मतलब ऐसा नहीं कि हम ज्यादा जानते हैं तो उनको बताते, आपस में डिस्कशन करके उसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेते हैं। तो उसका नाम है, आप जो बात करने वाले हैं, बिल्डिंग बायलॉज। बिल्डिंग बायलॉज या डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग बायलॉज, भवन निर्माण एवं विकास विधि।